नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद गरमाई सियासत। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजा भैया चल रहे हैं बीजेपी से नाराज। सूत्रों के हवाले से जानकारी, राजा भैया चल रहे हैं बीजेपी से नाराज। अनुप्रिया पटेल ने कहा था अब राजा पेट से नहीं पैदा होते, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं, जिस पर राजा भैया ने किया है पलटवार। कहा ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से जनसेवक जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। तो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है राजा भैया की पार्टी। सपा कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सपा कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राजा भैया बीजेपी से नाराज चल सकते हैं। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है, ऐसे में राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजा ईवीएम से नहीं पैदा होते, ईवीएम से जनप्रतिनिधि जनसेवक पैदा होते हैं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है। इस पे क्या रिएक्शन रहेगा आपका? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान। तो अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद राजा भैया का पलटवार भी सामने आया है और इसी पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली है, अनुप्रिया पटेल के बयान ने एक बार फिर से प्रतापगढ़ और कुंडा में हड़कंप मचा दिया है। राजा भैया का पलटवार भी सामने आ चुका है। क्या लगता है आपको, इस बयान के बाद क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में बयान दिया कि राजा जो है अब ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं राजा भैया पर एक बड़ा हमला बोला था। जी मोहम्मद आसिफ, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में राजा भैया पर बातों ही बातों में निशाना साधा है, उसको लेकर राजा भैया का पलटवार भी सामने आया है। राजा भैया का साफ तौर पर कहना है कि अनावश्यक रूप से दिया गया बयान है और पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते, जनप्रतिनिधि और जनसेवक पैदा होते हैं जिनकी उम्र 5 साल की होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज परिवारों से कुंठा जताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसी खबर पर एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से इस बयान को लेकर एक तरफ वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ जानकारी अब ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल सकते हैं राजा भैया और सपा की तरफ झुकाव और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी की सियासत राजा भैया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बीच जुबानी जंग के चलते काफी
सियासत भी गर्म हो गई है, पलटवार भी अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच चल पड़ी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। प्रतापगढ़ में जिस तरह से अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद राजा भैया का पलटवार सामने आया है और अब जानकारी ये भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? राजा भैया का बयान बहुत शानदार आया है। राजा भैया ने कहा है कि अब राजतंत्र खत्म हो चुका है और लेकिन ईवीएम की पेट से भी राजा नहीं पैदा होता, सेवक पैदा होता है। उन्होंने स्पष्ट अच्छी बात कहा, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, ना समाजवादी पार्टी और उसकी बात नहीं है, ये परसेप्शन बनाने की बात नहीं है। उन्होंने भाई अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अब राजतंत्र तो रहा नहीं, उन्होंने सही चीज कहा कि अब ईवीएम के पेट से जो है सेवक पैदा होता है, राजा नहीं पैदा होता है। तो कल का बयान उनका अगर पूरा सुनिए आप लोग तो उसमें सारी बहुत स्पष्टता है उसमें। जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से क्या लगता है आपको, इससे पहले भी राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर यहाँ समर्थन नहीं किया था। राज्यसभा के दौरान जिस तरह की नजदीकियां थी वो लोकसभा के दौरान नहीं देखने को मिली है। देखिए, राजा भैया ने कहीं विरोध भी नहीं किया है, उन्होंने तो बहुत तटस्थ रहने की बात की है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए उनके परिवार का जो इतिहास है वो बीएफ और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी बीएफ के बहुत सक्रिय सदस्य थे और समाज सेवा में उनका अग्रणी योगदान रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से जो है अब इस चुनाव में वो मान लीजिए कि उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं करने के लिए, क्या चूंकि वो निर्दलीय विधायक हैं तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने छूट दे दिया। ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं चाहे बीजेपी को कर रहे हैं। तो कयास लगाना तो अलग बात है प्रियंका जी, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी जो भी है देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी लगता है कि आपको अभी भी उम्मीद है, आप बने रहिएगा हमारे साथ जनसत्ता दल से नेता कुंवर ब्रजेश सिंह रजावत जी भी जुड़ चुके हैं। कुंवर ब्रजेश सिंह जी, इस पूरे प्रतापगढ़ में पहले जिस तरह का बयान आया और उसके बाद राजा भैया का जिस तरह का पलटवार सामने आया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी बढ़ सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि राजा भैया निर्दलीय विधायक हैं, तो पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जनसत्ता दल पार्टी का निर्माण 2018 में हो चुका था और उसके तहत ही आदरणीय राजा भैया जी के नेतृत्व में जनसत्ता दल ने 3 सदस्य, 2 विधानसभा और 1 विधान परिषद सदस्य जिता करके उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से बड़ी पार्टी है। तो इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए कि निर्दलीय और ये सब चीजें। रही बात किसी के गठबंधन की या किसी को समर्थन देने की, आदरणीय राजा भैया ने हमेशा जब जिसकी जरूरत पड़ी देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में हमेशा साथ दिया है। लेकिन अगर आज कोई बात आती है तो चूंकि जब अपना खुद का दल है, निर्दलीय होना एक अलग बात है, जब दल बन जाता है तो दल का एक परिवार होता है, दल में एक फंडामेंटल चीजें होती हैं। तो आदरणीय राजा भैया जी ने पूरे परिवार को बुलाया, कुन्ना में बैठक हुई जिसमें मैं भी था एज ए प्रदेश महासचिव, और ये निर्णय लिया गया कि भाई जब हमारी पार्टी से कोई खड़ा नहीं है तो हम क्यों किसी को, जो आप लोग जो स्वायत्त हैं, जो जिसको आप उचित समझें उसके साथ जाइए, इतनी सी बात। इसके बाद आपने देखा होगा लोग तरह तरह के कयास लगाना शुरू कर दिए। मैडम जी अनुप्रिया पटेल जी ने क्या बयान दिया, वो शायद भूल रही हैं ये चीजें कि जो उन्होंने बताया कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं, ईवीएम से जनसेवक पैदा होते हैं, जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, राजा पैदा नहीं होते हैं, ये भूल है उनकी। तो कुल मिलाकर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी भी उस बयान पर कायम है, न्यूट्रल आप हैं अभी, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, या जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्लियर मत था कि हम अपना जो दल है उसका कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा है, इसीलिए जो प्रत्याशी अच्छा है उसको हम समर्थन करेंगे। और कौशाम्बी में जो सांसद जी हैं उनका इतना विरोध है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनकी भाषा शैली और भी कई चीजें हैं, उसको देखते हुए दल के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है और वहां पर वो वैसे भी हार ही रहे हैं। अश्वनी शाही जी, इस पर जवाब दीजिएगा। मीडिया के माध्यम से देखिए,
चाहे आप देखिए, उसके माध्यम से। मैं क्षमा चाहता हूं ब्रजेश जी, मैंने निर्दलीय कहा। जनसत्ता दल आपका दल है, स्वागत है उसमें। चूंकि राजा भैया का की शुरुआत जो है निर्दलीय हुआ, तो हम लोगों के उसपे जो है निर्दलीय ही रहता है जी। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, देखिए राजा भैया अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी होते हैं 10 तरह की पॉजिटिव चीजें होती हैं, 10 तरह की नेगेटिव चीजें होती हैं। उन्होंने ये भी कहीं नहीं कहा है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसको हम लोग विरोध में कोई नहीं लेता है। पॉजिटिव चीजें सोचिए, नेगेटिव नैरेटिव तो विरोध विपक्षी दल फैला ही रहे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अब किस बिहार पर, किस चीज पर जो है राजा भैया समर्थन करते, किस पर हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अश्विनी जी, अब तो कुंवर ब्रजेश सिंह जी कह रहे हैं कि कौशाम्बी की सांसद से लोगों को शिकायत है, और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी का जिस तरह का बयान आया है, क्या आपको लगता है कि वो बयान देना जरूरी था, सही था? नहीं, देखिए उनका ये हमारी सहयोगी दल है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया और वहां आकर ये ऐसे बयान देना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि सच्चाई यही है कि अब राजा भैया ने जितना सदा बयान दिया, देखिए स्पष्ट रूप से दूसरा कोई होता तो दूसरे तरीके से बयान देता, अगर वो कहीं विरोध में होता। बहुत स्पष्ट और सदा हुआ बयान राजा भैया का आया है कि वाकई ईवीएम से सेवक पैदा होते हैं। राजा रजवाड़े तो खत्म हो चुके हैं, अब लोकतंत्र है, लोकशाही है, जनता ही राजा है यहाँ की। तो अनुप्रिया जी ने जिस उसमें कहा हो, मैं नहीं जानता, उनके व्यक्तिगत विचार थे कि उन्होंने क्यों कहा, मुझे नहीं पता, मगर राजा भैया के तरफ से संतुलित विचार था और कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। लोकल रूप में जो अभी हमारे ब्रजेश जी ने कहा कि कौशाम्बी सांसद का विरोध हो रहा है, तो वो उनका लोकल का मैटर है। लोकल में किसी का विरोध होता है, कोई अगर 18-20 लाख वोटों वाले उसमें संसदीय क्षेत्र के सांसद चुने जाते हैं, जिसमें कोई 4 लाख पाकर जीतता है, कोई 5 लाख पाकर जीतता है, तो 4-5 लाख नहीं, 18 लाख उनके लोग होते हैं। अब उस 18 लाख में 5 लाख पाकर जीतना, तो यानी कि 13 लाख लोग विरोध में होते हैं। ये भी सोचने वाली बात होगी। 5 लाख पाकर जीतता तो विरोध और पक्ष, तो ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है, विचारों का विरोध होना चाहिए और होता है, जो खूबसूरती है लोकतंत्र की। चलिए, तो उसमें ब्रजेश जी ने कुल मिलाकर आप अभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को भी मान रहे हैं। आप दोनों का ही इंडिया वॉइस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर ब्रजेश सिंह जी और अश्विनी शाही जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी नेता और साथ ही साथ जनसत्ता दल से कुंवर ब्रजेश सिंह जी जुड़े हुए थे। इसके अलावा हमारे संवाददाता भी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, आपने दोनों ही लोगों को सुना। बयानों के बाद जिस तरह की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में और स्थिति में आने वाले समय में नजर आ सकती है। वहीं ब्रजेश सिंह का बयान जिस तरह से सामने आया था, साफ तौर पर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव जरूर है और कौशाम्बी सांसद से जो नाराजगी है उसका असर होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष यानी कि राजा भैया बेबाक नेता माने जाते हैं और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन पर बड़ा हमला बोला, राजा जो बयान दिया है, और उसके पलटवार में राजा भैया ने भी बड़ा बयान दिया है और जिस तरह से बताया है कि ईवीएम से अब राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होते हैं, तो कहीं न कहीं राजा भैया के बयान को लेकर कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। और बता दें कि जिस तरह से 5वें चरण के पहले राजा भैया ने जो ऐलान किया था कि उनकी पार्टी के कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, कार्यकर्ता जो चाहे फैसला ले सकते हैं, लेकिन कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की सीटों पर जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया का पूरी तरह से दबदबा है। कई ऐसे वीडियो है जिसमें जनसत्ता दल के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए दिखे। तो इससे कहीं न कहीं तस्वीरें साफ हो गई है कि अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद अब जो सीधे तौर पर झुकाव राजा भैया का देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। वही बड़ी खबर यही है कि मिर्जापुर में राजा भैया के समर्थकों का एक दस्ता पहुंच चुका है और अनुप्रिया पटेल यहाँ से प्रत्याशी है, एनडीए से प्रत्याशी है, जिनके विरोध में अब कार्यकर्ता मिर्जापुर भी पहुंच चुके हैं। तो यह साफ जाहिर हो गया कि कहीं न कहीं राजा। जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो राजा भैया
एक बयान के बाद, अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद कहीं ना कहीं राजा भैया का पलटवार भी सामने आया है। साफ तौर पर राजा भैया कहते हुए पाए गए हैं कि ईवीएम से अब राजा नहीं, ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, सीधे आपको लिए चलते हैं डुमरियागंज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जनता के बीच पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनवाते हैं। कि 4 जून के परिणाम के बारे में किसी को भी रति भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, डुमरियागंज की भाषा में बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। बहनों और भाइयों, ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है, और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से लग करके देखा ही नहीं जा सकता है। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है, और समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। इस समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया के प्रति है, और इसलिए माफिया के प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये 14 में चुनाव हारे हैं, 17 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है, और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा संकल्प है, ये मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सब के लिए है। बहनों और भाइयों, आप सबकी, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि जब भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, तब हमने अपनी आंखों से देखा है, और उस यात्रा के हम भी सहभागी रहे हैं। उस यात्रा में हम लोगों ने भी भारत को नए भारत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। हम सब कह सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे, दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, उसका सम्मान होता है। भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया हुआ है, और अब तो पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। पहले सोचो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह उठते ही एक नए घोटाले से समाचार पत्रों में एक नया घोटाला हमें देखने को मिलता था, और सायकाल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहनों और भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में इन मुद्दों को उठाते थे, तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था?
एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो उनसे, इतनी फोर्स, इतना सब कुछ संसाधन, ये किसके लिए जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी लाचार की देखते हुए बनती थी। और आज आतंकवाद और नक्सलवाद को तो समाप्त किया ही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पटाखा भी फट जाए ना तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि नया हिंदुस्तान है, ये उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए वह अब भारत को छेड़ने में, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने में भयभीत होता है। उसको मालूम है जैसे उसने किया, भारत के बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। याद करिए, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर मुझे अक्सर जाना होता था और मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे। सड़कें खराब थी, चलना फिरना बहुत मुश्किल था। लखनऊ नहीं जा सकते थे, गोरखपुर नहीं जा सकते थे, बस्ती नहीं जा सकते थे, नेपाल नहीं जा सकते थे, बलरामपुर नहीं जा सकते थे। हर ओर की सड़कें खराब थी। आज यहाँ की अच्छी सड़कें, बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो रहे हैं। अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है और माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारी सरकार ने आपके जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर किया है। बहनों और भाइयों, बोलिए इन लोगों से, जो लोग आज जातिवाद की बात करते हैं, इन लोगों से बोलिए कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने कराया है। और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है, अगले सत्र में हम नर्सिंग की पढ़ाई भी यहां शुरुआत करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रदेश गोरखपुर में आपने एम्स देखा होगा, फर्टिलाइजर कारखाना देखा होगा, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान बाद में हुए। पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया गया। तो आप डुमरियागंज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।